प्रबंधकीय भूमिकाएं एवं प्रबंध के क्षेत्र, मैनेजमेंट रोल एंड एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधकीय भूमिका से आशय मिन्जबर्ग ने प्रबंधकीय भूमिका को 3 भागों में बांटा है। पहला है अंतर व्यक्तिगत भूमिकाएं, इंटरपर्सनल रोल्स। इसमें पहला है मुख्य व्यक्ति की भूमिका, फिगर हेड रोल्स। दूसरा है नेतृत्व भूमिका, लीडरशिप रोल। तीसरा है संपर्क अधिकारी की भूमिका, लिएजन ऑफिसर रोल। बी है सूचनात्मक भूमिकाएं, मॉनिटरिंग की भूमिका। दूसरा है विस्तारक की भूमिका। तीसरा है अधिवक्ता की भूमिका। सी है निर्णायक भूमिका, डिसीजन रोल्स। उद्यमी भूमिका, एंटरप्रेन्योरियल रोल। बाधा निपटाने की भूमिका, डिस्टर्बेंस रोल्स। संसाधन आवंटन भूमिका, रिसोर्स एलोकेशन रोल्स। वार्ताकार भूमिका, नेगोशिएटर रोल्स। अगला हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट की भूमिका, प्रबंध विचारधारा का विकास। प्रबंध विचारधारा के में प्रबंध के विकास की कहानी आवश्यक के तौर पर मानव के विकास की कहानी है। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही प्रबंध के विकास की कहानी जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में जो है, सबसे पहले टेलर का योगदान है। वैज्ञानिक प्रबंध के क्षेत्र में टेलर का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अथवा वैज्ञानिक प्रबंध के मूलाधार, प्रक्रिया अथवा तकनीक, फंडामेंटल्स ऑफ एलिमेंट्स, प्रोसेस और टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कार्य संबंधी अनुवाद, टास्क आइडिया। वैज्ञानिक प्रबंध टेलर ने उचित अध्ययन के पश्चात यह सिद्ध कर दिया है कि प्रथम श्रेणी के श्रमिकों को प्रतिदिन 47.5 से 48 टन तक का माल लादना चाहिए। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध में प्रयोगों का बहुत अधिक महत्व है। प्रयोगों द्वारा श्रमिकों को विभिन्न क्रियाओं की जांच की जा सकती है तथा उनका विश्लेषण किया जा सकता है। श्री टेलर ने निम्नलिखित प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं। पहला है समय अध्ययन, समय का अध्ययन पे बहुत ज़्यादा टेलर ने जोर दिया है। दूसरा है गति अध्ययन। तीसरा है थकान अध्ययन, ताकि मजदूरों को जो है बहुत ज़्यादा थकान ना हो। नियोजन अथवा योजना, प्लानिंग। वैज्ञानिक प्रबंध का तृतीय योगदान, हर कार्य के लिए विशेष नियोजन होना चाहिए। श्री सील्ड के अनुसार योजना विभाग वैज्ञानिक प्रबंध का केंद्र है, जिसका मुख्य कार्य उन समस्त कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करना है जो उत्पादन की विभिन्न विधियों में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चुनाव तथा उनका प्रशिक्षण। कर्मचारियों या मजदूरों का जो है साइंटिफिक तरीके से उनका चयन होना चाहिए, ताकि वो उनकी हर तरह की चीज़ जो है चेकिंग हो जाए, टेस्ट हो जाए, ताकि वो कार्य को सही तरह से निपटा सकें। नेक्स्ट है कार्य का युक्तिपूर्ण वितरण, साइंटिफिक एलोमेशन ऑफ टास्क। कार्य को जो है सही तरीके से अलॉट किया जाए, राइट जॉब टू राइट पर्सन को दिया जाए। नेक्स्ट है प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति, इंसेंटिव वेजेस सिस्टम। श्री टेलर ने इस बात पर गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया है और अधिक कार्य क्षमता तथा अधिक कार्य उत्पादन हेतु श्रमिकों को पारिश्रमिक का प्रलोभन देने के तत्व को वैज्ञानिक प्रबंध के महत्व दिया है। नेक्स्ट है कुशल परिव्यय लेखा कर्म पद्धति, इफिशिएंट कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है उपयुक्त औजारों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ सूटेबल टूल्स। किसी भी कार्य करने के लिए सही तरीके का जो है औजारों की आवश्यकता है। बगैर औजारों का कोई कार्य नहीं संपन्न किया जा सकता। प्रमापीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। मानसिक क्रांति, मेंटल रिवोल्यूशन। वैज्ञानिक प्रबंध की सबसे महत्वपूर्ण शर्त कारीगर तथा प्रबंधों के मानसिक दृष्टिकोण का परिवर्तन है। यह आवश्यक है कि प्रबंध तथा कर्मचारी दोनों में परस्पर गतिविधियों के स्थान पर नवीन वैज्ञानिक गतिविधि को उपयोगी समझें। नेक्स्ट है हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के मुख्य 14 प्रतिभा भाग। हेनरी फ्योल ने अपने एक्सपीरियंस से मैनेजमेंट को जो है 14 भागों में विभाजित किया है। इसमें पहला है श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। इनके अनुसार इस सिद्धांत का प्रयोग तकनीकी तथा प्रबंधकीय सभी कार्यों में किया जाना चाहिए। इससे अधिक श्रम एवं श्रेष्ठ कार्य की संभावना बढ़ती है। नेक्स्ट है अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसको अधिकार दिया जाए उससे उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करने की कोशिश किया जाए, ताकि उसके पद, व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता, अनुभव, नैतिक बल तथा पिछली सेवाओं के समावेश से
प्राप्त हो सके। अनुशासन, सारे विभागों में अनुशासन की आवश्यकता होती है कि बगैर अनुशासन के कोई कार्य सही तरीके से संपन्न नहीं किया जा सकता, चाहे वो मैनेजमेंट का विभाग हो, चाहे वो फौज का विभाग हो, चाहे वो टीचिंग विभाग हो, हर विभाग में इसकी आवश्यकता होती है। आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी के बगैर जो है कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। सारे विभागों में अगर हम यूनाइट हैं तो अभी किसी कार्य को बेहतर ढंग से संपन्न किया जा सकता है। निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऊपर से नीचे तक जो है डायरेक्शन का जो है प्रतिपादन होना चाहिए, ताकि चेयरमैन से डायरेक्टर, डायरेक्टर से मैनेजर, मैनेजर से प्रबंध, मैनेजर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से लेबर तक ये चीज़ें पहुंचाई जा सके। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, सबसे पहले जो है सामूहिक हितों पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, न कि व्यक्तिगत हितों पे। कर्मचारियों को पारिश्रमिक, मजदूरों को कर्मचारियों को जो है उसका मेहनताना मिलना चाहिए, वो जितना कार्य करता है उतनी उसकी मेहनताना मिलनी चाहिए। केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन, बड़े कार्यों में सेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन छोटे कार्यों में ये पॉसिबल है। बड़े कार्यों में जो है डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। पदाधिकारियों से संबंध, स्कॉलर चैन, नीचे से लेकर ऊपर तक सब एक दूसरे से तभी कार्य संपादित कर सकते हैं जब वो एक दूसरे से मिलजुल कर कोई कार्य करेंगे। व्यवस्था, ऑर्डर, न्याय, इक्विटी, कर्मचारियों के पदों की स्थिरता, प्रेरणा, सहयोग की भावना, सारे कर्मचारियों और अधिकारियों में जो है सहयोग की भावना होना चाहिए। यह सिद्धांत आदेश की एकता को सिद्धांत का ही विस्तार है। जहाँ पर अनेक व्यक्ति ही उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, वहाँ उनमें आपसी सहयोग होना अत्यंत आवश्यक है। फ्यूल ने सहयोग की भावना उसे प्राप्त करने के लिए संचार के महत्व पर जोर दिया है। एक टीम या टोली के कर्मचारियों में फूट होना संस्था की सफलता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।